नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, मुझे अपने हरियाणा के बारे में एक बात बहुत सबसे अच्छी लगती थी कि जिस चीज़ को सारा देश फॉलो करता है उसको हम आंख बंद करके फॉलो नहीं करते। एक दौर होता था दोस्तों भक्ति काल का। मुझे लगता है हरियाणा में भी अब भक्ति काल का दौर बह रहा है। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ठाक लोग हैं, जो थोड़ा बौद्धिक चिंतन करते हैं, उन लोगों को पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब हरियाणा में ऐसे लोग, ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई हैं जिनका बाप तो डीएपी के लिए लाइन में लगा हुआ है, लेकिन बच्चे बेरोजगार होते हुए भी सरकार के भक्ति काल में बहे जा रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, इसके जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं उनको जो वेतन है वो चीफ सेक्रेटरी लेवल का होता है और वो सरकार के खजाने से मिलता है। घर मिलता है बहुत आलीशान, नौकर चाकर मिलते हैं, और इसकी एवज में उनका जो काम है वो काम होता है बच्चों को सरकारी नौकरियां देना। इस काल में भी जो चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, उनका यही काम है, पीछे भी उनका यही काम है। वो संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन आमतौर पे उस पे जो चुने जाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग होते हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस समर्थित, बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी समर्थित। लेकिन जब से ये सरकार बनी है और भक्ति काल का जो लेवल है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है, जिसको मैं एक मानसिक दिवालियेपन की स्थिति देता हूं, और ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। नौकरी हमेशा लोग लगते आए हैं सरकारों में। नौकरी लगना कोई भीख नहीं है, नौकरी लगना हमारा एक अधिकार है। और बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं डॉक्टर साहब जी। मेरिट और योग्यता फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं। 10-11 लाख बच्चे ग्रुप सी और डी की नौकरियां मांग रहे थे। वो 10-11 लाख सारे के सारे बच्चे योग्य थे ग्रुप सी और डी की नौकरी मांगने में, और उनमें से 3-4 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा योग्य हैं। अब कोई एमटेक अगर ग्रुप डी की नौकरी लग रहा है तो वो सरकारी सिस्टम का दिवालियापन ही कहा जाएगा। और वो बच्चा एमटेक करने के बाद ग्रुप डी की नौकरी लग के अगर सरकार का धन्यवाद कर रहा है और चेयरमैन अपने गले में मालाएं डलवा रहा है, जो उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी है, जिसकी एवज में हम अपने सरकारी खजाने से उसको वेतन दे रहे हैं, वो जल से कर रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मालाएं डलवा रहा है अपने गले में कि लोग मुझसे मिलने आए, बच्चे मुझसे मिलने आए। 25,000 नौकरियां दी हैं, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद अगर करना चाहिए तो कर देते हैं। हालांकि धन्यवाद नाम की कोई चीज़ सरकार के लिए इसलिए नहीं बनती है क्योंकि काम है सरकार का धन्यवाद देना। धन्यवाद मैं तब दे देता अगर ये 10 लाख जो बेरोजगार बच्चे हैं इन सबको आप नौकरी दे दो तो। लेकिन अगर आप बहुत विद्वान बच्चों को अगर ग्रुप सी डी की नौकरियां देकर उनको अपना मानसिक, उनसे भक्ति काल में उनको प्रवेश करा रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है, मुझे मतलब नहीं सुहाता। और ये कहाँ जाएगा सिस्टम? किसान इतने परेशान, आप देखिए उनको पूरा पूरा दिन डीएपी के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। और जो हमारे कृषि मंत्री नए नए बने हैं श्याम सिंह राणा जी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि डीएपी की किल्लत कब दूर होगी, कब खत्म होगा ये दिवालियापन, मुझे नहीं पता। अगर आपको करना है, कुछ लोग यहाँ भी टपक जाते हैं, आपको करना है तो आप शौक से करिए, लेकिन योग्यता और मेरिट में फ़र्क को महसूस करिए। 10 लाख योग्य नौकरियों में मेरिट पे अगर 25,000 लोगों को नौकरियां दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 9,45,000 लोग बच गए हैं वो लोग नौकरी पाने के योग्य नहीं थे। वो सारे के सारे लोग योग्य नौकरी हैं और उनको भी नौकरी का अधिकार है। बेरोजगारी के मुद्दे हों, कानून व्यवस्था के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, अब तो डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे मैं आपके पास चल के आया हूँ, कुछ दिन बाद ये भी धन्यवाद करना पड़ेगा कि नायब सैनी जी का धन्यवाद, मैं सड़क से चल के यहाँ पे आ गया, नहीं तो पहले मैं तांगे में आता था। मतलब
कैसा दौर चल पड़ा हरियाणा में, कैसी पीढ़ी तैयार होने लगी है? आपने कहा तो है, शुरू में भक्ति काल चल रहा है, और एक इस देश में भक्ति आंदोलन हुआ था जब कबीर और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कवि हुए, तो उन्होंने जो स्थापित परंपराएं थी उस दौर की, उन सबका खंडन किया और एक नई धारा बहा दी। वो तो था बहुत ही सकारात्मक भक्ति आंदोलन, उसके बड़े अच्छे परिणाम आए और भारत के इतिहास में वो एक बड़ा मील का पत्थर था। तो अब चल रहा है भक्ति काल। अब जितना आपने अपने वक्तव्य में सारी बातें कही हैं, उसका एक जवाब ये है, क्या ये समस्याएं कांग्रेस के टाइम में नहीं थी? और थी तो तब आप बोले थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब पैदा कर दी चीजें आके? असल में जो 70 साल में जो कुशासन रहा है, परिवारवाद रहा है और देश को लूटा गया बुरी तरीके से, सब उसके नतीजे हैं। अब आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? कोई बात है? तो धीरे धीरे चीज़ें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, और चल रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो आप जैसे जो लोग हैं ना, वो उदारवादी और अर्बन नक्सल, ये आप सारे सिस्टम को आप गड़बड़ाना चाहते हो। और नौकरियां पहले ऐसी बिकती थी, हुड्डा के टाइम में आप बोले थे, है ना? तो भक्ति काल की अपनी एक भाषा है, ठीक है। और इस बदलते दौर में कब क्या हो जाए, आप मूल्यों की, आदर्शों की अब कल्पना मत करो। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों का ये तर्क है, चूंकि कांग्रेस ने सब कुछ किया है, और हम भी कई बार कहते रहे, इसलिए ये करने का हमें नैतिक, संवैधानिक, सामाजिक हमारा हक बनता है कि हम ये सारी चीज़ें करें। चूंकि उन्होंने 70 साल लूटा है, तो इसलिए आप केवल 12वें साल में आके ये सवाल मत उठाइए। अभी हमारे हिस्से के 58 साल बचते हैं। ये एक नई पीढ़ी है जो इस तरह की बात करती है। गृह मंत्री अमित शाह, कुछ साल पहले की बात है, दो साल पहले की बात होगी, राजस्थान में अपने कार्यकर्ताओं को, जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोग, उनको प्रशिक्षित करने गए थे। ऐसा भी रेयर होता है कि कोई गृह मंत्री अपने वॉलंटियर्स को बताने लगे, जरूरी है जी। हाँ, तो लेकिन नया दौर है। तो उन्होंने वहाँ ये कहा कि हमारे पास ऐसे 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिस पे हम जिस तरह की भी सूचना को चाहें फैला सकते हैं, वो खट्टा मीठा कड़वा जैसा भी हो, सच हो झूठ हो। तो बोले ये शक्ति आपके पास है आज की डेट में। तो वही तो शक्ति का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उदाहरण दिया और बड़े मजाक में कहा कि देखो हमने तो नहीं, लेकिन एक संदेश प्रसारित हुआ कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया, और मिनटों सेकंडों में वो चीज सारे देश में फैल गई। जबकि खुद वो बता रहे हैं कि उस समय अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच में 600 किलोमीटर की दूरी थी, मतलब थप्पड़ मारना संभव ही नहीं था। लेकिन वो 32 लाख ग्रुप्स के माध्यम से या व्हाट्सएप की ताकत से कहाँ तक वायरल हो गई चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि आज आप उस दौर में हैं कि आपको टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी सुविधा दी है कि आप हर चीज़ को वायरल करा सकते हो। तो ये वायरल का दौर है, इसमें सच झूठ से कोई लेना देना नहीं, चीज़ें आप तक वहाँ पहुँचानी है। इसी आज ही एक वो आ रहा है कि कल शायद प्रियंका गांधी ने अपना वो किया था नामांकन दाखिल, तो उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने जारी किया है वीडियो कि खड़गे जी देख रहे हैं पर्दे के पीछे से, जबकि खड़गे वहाँ नॉमिनेशन के टाइम बैठे हुए हैं। उससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो इतना वायरल हो चुका है कि देश के 20, 30, 40 करोड़ लोगों को पता चल गया है कि खड़गे जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ, खड़गे जी को अंदर नहीं जाने दिया, और त्रिमूर्ति जो थी वही बैठी थी, है ना, और एक दलित का अपमान हुआ है। तो सूचनाओं का ये जो प्रवाह है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और जो सरकारी संरक्षण में काम कर रहा है, इसके रहते आप कैसे सच और झूठ में फैसला कर पाएंगे। तो भक्ति काल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं ना, इनको लगातार पोषण दिया जाता है। ये बेचैन हो जाते हैं कि आज कोई वायरल चीज़ क्यों नहीं हो रही, आज हमारे पास कोई सूचना क्यों नहीं आ रही। बार बार व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, कुछ नेहरू परिवार से जुड़ा है कि नेहरू के बाप ने मुसलमान से शादी की थी, या नेहरू एक वैश्यालय में पैदा हुए थे। भरा पड़ा है, ज्ञान का भंडार है, अकूत भंडार है। तो ऐसे दौर में आप समझदारी की अपेक्षा लोगों लेकिन हरियाणा के लोग तो ठीक ठाक होते थे, ये ऐसे मतलब हरियाणा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, हरियाणा एक नई प्रयोगशाला है, और हरियाणा में जो इन चीज़ों को स्वीकार किया गया है, उससे उन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ी है
कि अब जब हरियाणा के लोग बहकाए में आ सकते हैं, कोई भी बहकाए आ जा सकता सकते है। हैं, तो कोई भी आ सकता है। तो वो लोग थे जी जो अंग्रेजों के भी, मतलब अंग्रेजों को भी समय लगा अपने को समझ। तो हरियाणा के लोगों का उन्होंने भ्रम तोड़ा है, वहम तोड़ा है, और उनको सच में बहुत वो खुश हैं, और होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि देखो ये भारत के नागरिक हो, ये जो अपने आप को समझते थे, हम इनको भी लाइन पे ले आए, और अब तुम्हें सबको लाइन पे ही आना होगा। तो ऐसे में अगर कोई सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन ये चीजें करा रहा है, माला ही पहन रहा है खड़ा होकर वहां पे, मैं कमाल है वो यार। पता क्या कहें, फिर इसमें आपत्ति क्या है? अगर मुख्य प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में गणेश पूजा में शामिल होने, तो वो कहती इसमें गलत क्या है? अब जिससे ये सवाल क्या है कि गलत क्या है, अगर वो कुछ जवाब देगा तो उसको सुनने के लिए वो तैयार हैं क्या? वो एक ऐसी अंतहीन बहस में पड़ जाएंगे, उसका कोई हल ही नहीं है। इसलिए वो आदमी क्या है, चुप हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जब भक्ति काल की ये ज्वालाएं जब रोज उठती हैं ना, तो उस समय जो देश के समझदार लोग हैं वो सब चुप हो जाते हैं, वो और कुछ इनका नहीं हौसला बढ़ता चला जाता है। हाँ हाँ, तो ऐसी इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तभी तो ये कोशिश करते हैं लगातार। अब आप देखिए कि बीजेपी की पूरी आईटी सेल हमारे खिलाफ काम करती है। वो उनको डर, पता नहीं हम दो लोगों से, हमारे से क्या डर है इस बात हम का? तो बहुत छोटे लोग हैं उनकी नज़र में, हमसे कोई कष्ट नहीं है उनको, उनका कष्ट तो बहुत लोगों से है। आप ही देखो ना, राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, उनको कितना कुछ झेलना पड़ता। हमारे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आ रहा, और दो गाली वाली उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता रत्ती भर भी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस काम पे लगे रहो तो आपको भी एक रोजगार मिला रहेगा। इन्हीं में से मेरिट छांटी जाएगी कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गिवन टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट दिया और उनमें क्या योग्यता है। तो जब से जीवन के असल मुद्दे गायब हुए हैं तो भावनात्मक इश्यूज आ जाते हैं। और भावना ऐसी चीज़ है, आप ये देखिए, इस देश में ये समझाया गया कि आप गरीब हो इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो, इसके लिए भगवान जिम्मेवार है। और आप हो इतने, आप गिल्ट में मत आओ कि आप परेशान हो जाओ, आप दरिद्र नारायण हो। यहाँ दरिद्र को नारायण कहा गया, ठीक है ना? तो अब वो बैठा हरियाणा है में तो कुछ ज्यादा ही दरिद्र प्रारब्ध के सहारे, बैठा है कि मैं गरीब हूं चूंकि भगवान चाहते हैं, मैं अशिक्षित हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा तो प्रभु इच्छा नहीं है। तो इन चीजों को, इन वैल्यू सिस्टम को दोबारा से बहुत मजबूती से लोगों के दिमाग में डालना है, ताकि ये लोग कभी क्रांति की बात ना सोचें। और इसमें तरह तरह के सामाजिक समूह आ रहे हैं, जो बच रहे थे वो भी आ रहे हैं, और उनके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप उस समूह का, उस सामाजिक या जाति का हिस्सा होते हुए उस भाषा को नहीं बोल रहे, तो वो आपको पहले खारिज करेंगे कि ये नकली है, ठीक है? और फिर आप एक सोशल आइसोलेशन फील करोगे कि यार मैं अपने लोगों के बीच में अकेला पड़ता जा रहा हूं। ऐसे तैयार कर दिए इन्होंने जो अपने बाप को भी नकली बता सकते हैं। हाँ, और जो आपने एक जिक्र किया था ना कि योग्यता और मेरिट, दरअसल ये जो अर्हता शब्द है ना, एलिजिबिलिटी, कि वे एलिजिबल है, अब उनमें से हम छांटेंगे। तो मेरिट तो कहीं छट के आती नहीं। आपने कहा मुख्यमंत्री से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ये भी इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उसकी योग्यताएं आप जब पढ़ेंगे, और जब हमारे बच्चे सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो उनको सोचना चाहिए रुक के क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और 35 साल से ऊपर की आयु का हो, दिवालिया ना हुआ हो, मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये तो सबसे बड़ी पोस्ट की बात है। ना प्रधानमंत्री होने के लिए कोई योग्यता है, ना मुख्यमंत्री होने के लिए कोई योग्यता है, वो केवल लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए, उनकी योग्यता यही है। और लोगों का मानसिक स्तर क्या है चुनने वालों का, वो सबको पता है, सर्वविदित है। तो ऐसे ही लोग चुने जाएंगे। या आप किसी नोबेल प्राइज विनर को लड़ा दो कहीं भी चुनाव, अगर वो जमानत भी बचा ले तो। मैं तो कहता हूँ बार बार, अगर स्वामी विवेकानंद को भी चुनाव लड़ना पड़ गया तो वो जो पंपलेट छपवाएंगे उसमें वो लिखेंगे कि कर्मठ, ईमानदार, है ना, शिक्षित, और बाद में लिखेंगे नरेंद्र नाथ सक्सेना उर्फ विवेकानंद। ये हालात ऐसे हो गए, और इन पे लोग चिंतन मनन करने के बजाय, चिंता जाहिर करने के बजाय उस धारा में बहे जा रहे हैं। अच्छा, भक्ति का मतलब ये है कि जहाँ आप को दिमाग से काम नहीं लेना, वहाँ तो आस्था, विश्वास और आपका समर्पण, इन्हीं चीज़ों पर जोर है। तो भक्ति काल तो बहुत
ठाठे मार के चल रहा है, बहुत बढ़िया। नमक अब इसके क्या परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे आप और हम तो खैर चर्चा करते ही आप ये रहेंगे। देखिए सर कि कितने तो हरियाणा में अखबार हैं, कितने हरियाणा में यूट्यूब चैनल हैं, कितने पत्रकार हैं, लोग खबर चला रहे हैं कि कांग्रेस में फूट। अरे कांग्रेस को आग लगा दो तुम, डीएपी की खबर कब छापोगे भाई? जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत है और जो सरकार को करनी चाहिए उसकी कब डिमांड उठाओगे? अभी जब हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। मजे की बात है, मीडिया का भी हनीमून पीरियड चल रहा है, राजनीतिक दल का तो चलो सैकड़ों समझ में आता किसानों है। को तो सर ब्लॉक कर दिया, वो अपनी फसल भी नहीं बेच सकते, उनको ब्लॉक कर दिया है पराली जलाने पे। जब तक तुम पराली संसाधन विकसित नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, किसान कैसे करेगा? तो देखो आगे आगे अभी सरकार बनी है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले साल ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साल तो बहुत होता है। नहीं फिर इसके लिए तो मतलब फिर रोड भले ही टूटा हुआ हो, फिर सरकार का धन्यवाद करो कि मैं रोड सिटी का पानी घर पे नल में आया वही है ना। धन्यवाद करो कि नल पानी मिल गया। ना देते तो क्या करते? मतलब जो हमारे अधिकार हैं उनके लिए अब सरकार का धन्यवाद करेंगे। सरकार की कोशिश यही रहती है, हमेशा हर सरकार की कोशिश यही रहती है, कांग्रेस समेत हर सरकार की कोशिश रहती है कि जनता एक नशे में रहे और जो उसके जीवन के मूलभूत मुद्दे हैं उन पर वो बातचीत ना करे। और उसमें वो कामयाब होने के लिए जरूरी है कि वो जाति का जहर फैलाएं, धर्म का जहर फैलाएं। वो मुझे लगता है जो क्षेत्रीयता का 32 जहर लाख फैलाएं। व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनका सही इस्तेमाल ही हरियाणा में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको जातीय नफरत फैला के अपनी सत्ता को कायम रखा। और हरियाणा के जो नौजवान इस शामिल हुए ना भक्ति काल में, पता है वो क्या सोचते हैं कि हम अब मुख्य धारा में आ गए। मेन स्ट्रीम में आना उनको बड़ा अच्छा लगता। बोले यार बिहार का युवक कितना आक्रामक है, उत्तर प्रदेश के इतने आक्रामक हैं कि लोगों पर हमले कर रहे हैं, बंगाल का भी आक्रामक है, हरियाणा वाले क्यों पीछे रहे? गाजियाबाद में एक आदमी को लिफ्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि एक समुदाय विशेष का था वो। मुझे लगता है हरियाणा में भी जो जातीय विद्वेष है, जो बीज ये बो रहे हैं, वो बहुत गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं। अभी देखिए, अभी प्रधानमंत्री दौरे पे हैं, यमन या कहीं किसी देश में गए, मुस्लिम देश में, ब्रिक का सम्मेलन है, और वहाँ वो जो उनके काउंटर पार्ट है एक मुस्लिम है, उनको इतना गले लगा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, सारी इतनी मोहब्बत लुटा दी उस आदमी पे। और ना वो अब्दुल कलाम है ना, कि जिसको राष्ट्रवादी लोग बड़ा पसंद करते हैं, और ना वो अब्दुल हमीद है, एक पराये मुल्क का एक मुस्लिम शासक है जिसके लिए बिछे पड़े हैं वो, और ऐसे लग रहे हैं जैसे जन्मों के बिछड़े दो भाई मिल रहे हों। अब इस पे जो उनके फॉलोअर हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, क्या तर्क देंगे, चूँकि व्हाट्सएप तो उनको कुछ और ही समझाएगा। उधर सुब्रमण्यम स्वामी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो मोहतरमा इंटरव्यू ले रही थी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि स्वामी जी को इतनी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। क्या बोला? और वो बीजेपी में है अभी भी। तो उसने जब कहा कि कुछ लोगों एंकर ने कहा, महिला एंकर ने, कि मोदी जी, उसने कहा क्या जी, मुझे शर्म आती है आप जी लगा रही है उनके नाम कह के। बोले वो गद्दार है, वो धोखेबाज है, उसने चाइना के सामने सरेंडर किया है, वो डरपोक है। जीना नहीं है क्या सुब्रमण्यम स्वामी? तो सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा में रहते हुए ये भाषा बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 2020 में जो कब्जा किया है चीन ने जमीन पे हमारी, और ये जो इन्होंने बताया कि चाइना में है ना आजकल प्राइम मिनिस्टर, कि हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ, ये बोला कि वो समझौते का डॉक्यूमेंट जिसपे चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत हैं और मोदी जी के हैं, उनको आप क्यों नहीं आउट कर रहे हो? देश से क्या छुपाना, क्या बातचीत हुई है? और उनका ये कहना है स्वामी जी का कि कोई बहुत कमजोर नस चीन ने पकड़ रखी है मोदी जी की। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 10 बार चाइना गए। अब एंकर बोली जी क्या कमजोर नस है? वो बोले कि रहने दो, इसको मत कहलवाओ, कुछ है कमजोर नस। वो भी उत्तेजित हो रही थी जानने के लिए क्या कमजोर नस है। तो बोले कि 10 बार आदमी क्यों जाएगा चीफ मिनिस्टर होते हुए। अब स्वामी जी ने सारा माहौल संदिग्ध बना दिया, है ना। और भाजपा की हैं, वो बड़े नेता हैं। ये ट्रेनिंग तो भाजपा में ही रह के सीखी जा सकती है। है ना। अब स्वामी जी जब ये कहते हैं कि सोनिया गांधी वहाँ लंदन में एक उसमें कैबरे डांस करती थी और बारटेंडर थी, है ना, और उनके अमुक अमुक उनके बारे में, तब तो ये लोग बड़े खुश होते हैं भक्ति गल, बस स्वामी जी जिंदाबाद। पता सर कुछ तो ऐसी होती हैं जिनका मुंह घूम के खुद की तरफ ही आ जाता है।
वो सुब्रमण्य स्वामी वैसी तोप है। तो स्वामी जी डरते नहीं ना बिल्कुल। पहले कांग्रेस को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए, तो मुझे लगता है भाजपा को डिस्ट्रॉय करने में। या तो ये हो सकता है कि जो शिखर नेतृत्व भाजपा का, उसको लगता है कि ठीक है बोलने दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो गंभीर प्रश्न उन्होंने उठाया कि कोई कमजोर नस है जो पकड़ रखी है चाइना ने, मैं तो सर है ना, पाँव, जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें मैं तो पूछना पूरे चाहिए। देश के बारे में तो तब सोचूंगा जब मैं हरियाणा में ये नई खरपतवार उग रही नहीं जी, जो मुझे सच में मुझे बहुत मतलब इसकी तरस आता है इन इसकी लोगों पे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो भटका हुआ आदमी वो समझाने से कभी वापस नहीं आता, वो ठोकरे खा के वापस आता है। ये तो सनातन सत्य है कि कितने आप समझा लो, वो जब तक, और आज की पीढ़ी तो खास तौर से वो खुद अनुभव करना चाहती है इन चीज़ों का। तो अभी इनको करने दो, आप और हम बोलते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, बहुत करोड़ों लोग कर रहे हैं इस काम को, बट इनको असर नहीं पड़ेगा इन पे। अभी तो ये शुरुआत भर है, अभी तो बहुत ज़्यादा और कई चरण हैं जो उन्होंने पार करने हैं। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस चीज़ के लिए बेचैन है कि कैसे अब इस ऊर्जा को विस्फोट में बदला जाए। गंभीर स्थिति है दोस्तों। और पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको ये समझना होगा कि आप कोई भीख नहीं ले रहे हैं। नौकरी, सड़कें, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छा माहौल, प्रदेश की अच्छी हेल्थ, अच्छा आधारभूत ढांचा, अच्छी प्रति व्यक्ति आय, ये सब आपको भीख नहीं है, याचना ही नहीं। अब एक सरकारी ग्रुप में सर मैं एक छोटी बात पूछूं, अंग्रेजों ने कभी, अंग्रेज तो हम पर राज करते थे, हाँ, और यहीं से भर्ती करते थे वो लोगों की, यानी विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने रिक्रूटमेंट यहीं से की। सबके वो हिंदुस्तानियों को डॉक्टर भी बना रहे थे, इंजीनियर भी बना रहे थे, मास्टर भी बना रहे थे दुनिया भर के। उन्होंने भी शायद कभी नहीं कहा ना, नहीं कहा। और चौधरी छोटू राम कहते थे कि आप नौकरी किसी पार्टी या किसी राजा की नहीं करते हो, आप स्टेट की करते हो। स्टेट का मतलब अपनी जनता की सेवा के लिए आते हो। नौकरी करने में किसी का क्या, उसमें कोई एहसान थोड़ी है उस तरीके थोड़ी। अब नौकरी कर रहे हो भाई, आप करो, आप अपने परिवार की तरक्की में योगदान दो। लेकिन यहाँ तो ये बड़ी समस्या है कि ऐसे ऐसे विधायक मैंने देखे जो कहे जी उन्होंने ना पहली बार जब वो बने थे तो हमारे इलाके में 1000 नौकरी लगाई थी, और वो अब तक उसे एहसान से मुक्त नहीं हो रहे। वो कह रहे हम तो सारी जिंदगी उसी आदमी को वोट देंगे क्योंकि उसने हमारे छोरे को लगवा दिया था। अब छोरा रिटायरमेंट पे बैठा। और अब क्या दौर है, अब जो नौकरी लग रहा है उसको तो छोड़ दो, जो नौकरी नहीं लगा वो भी धन्यवाद कर रहा है। वो उम्मीद में है क्योंकि अभी वो सोच रहा है कि मेरा धन्यवाद देख के क्या पता मेरा रोल नंबर सिलेक्शन में लिस्ट में आ जाएगा। मतलब मेरे पास एक मैसेज आ रहा था, एक बहुत ही विदुषी लड़की है, बहुत बड़ा नाम है उनको, डॉक्टरेट की है उन्होंने हिंदी लिटरेचर में। उन्होंने कहा कि सर मेरा नाम वाम तो इस पर डिस्क्लोज करना मत, लेकिन उन्होंने अपनी व्यथा लिखी कि हम गुरुग्राम में कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ उन्होंने अप्लाई किया। वो कहती मेरा खुला चैलेंज है कि हरियाणा की धरती पे मुझसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति रिटन टेस्ट में, ऑरल टेस्ट में मेरे प्रोफाइल के हिसाब से आ जाए। बोले मेरे से कहा कि 55 लाख रुपए लगेंगे, 55 लाख रुपए लगेंगे। तो ग्रुप सी और डी में नहीं चलता पैसा, यूनिवर्सिटीज में जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं ना तब पैसा चलता है। HSSC, पता है सर, हरियाणा में एक कहावत है, जब घरों में लोग बैठते हैं ना वो कहते हैं चाहे चपड़ा सी लग जाए। तो बीजेपी ने इस बात को नोट किया हाँ कि ये है ना चपड़ा सी लगने लायक है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप सी एंड डी की जो नौकरियां हैं वो रिजर्व हैं इन लोगों के लिए जो ये सोच रखते हैं कि चाहे चपड़ा सी लग जाए हमारा। तो इनको थोड़ी थोड़ी नौकरियां इन्होंने देनी शुरू कर दी। अब अगला इलेक्शन बहुत दूर है, जीतने के लिए कुछ नहीं करना बीजेपी को। लास्ट अब नौकरियां नहीं निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये 5 साल ढोल बजाते रहेंगे इसी के, फिर लास्ट में नौकरी निकाल दो और उनके रिजल्ट मत निकालो, ये फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको। क्योंकि ऐसे भक्ति काल के जब लोग पैदा हो जाएं तो उसका कोई रखवाड़ा नहीं होता सर। अब देखिए सभी हेल्पलेस हैं, सब असहाय हैं, कुछ नहीं हो सकता। अब तो या तो ईश्वर करेगा चूँकि वो भारत का निवासी है मूल रूप से, और तो कहीं शायद ना मिलता हो, और यह हमारा अब लोग कहते हैं सनातन धर्म हमारी रक्षा करेगा। दोस्त हैं हमारे के बोले आपको ना बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ तो कर रही है इतनी देर से, आप इन्होंने ऐसा माहौल बनाने में सक्षम होंगे, तारीफ ही तो है, हम कब बुराई कर रहे हैं।
अगर उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इलेक्टोरल विक्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए एक माध्यम इतनी सफलतापूर्वक ढूंढा है और मैसेज वायरल कराने के संस्थाएं खड़ी की हैं और अच्छे खासे व्यक्ति को भक्ति काल में ले आए हैं, तो ये सब उपलब्धियां हैं तारीफ ही तो है उनकी, तो उनकी तारीफ ही तो हो रही है। अब वो तारीफ से भी चिढ़ते हैं। भक्ति काल इस कदर है सर, मैं टीचर्स के ग्रुप में गलती से ऐड कर रखा हूँ, पता नहीं किसने किया है। डीए बढ़ने पे वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा डीए बढ़ा है। तो मैंने उसको लिखा कि मास्टर जी थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो, डीए आपका अधिकार है, भीख नहीं है ये। बोला जी अगर ना बढ़ाएं तो क्या कर लेंगे। हाँ, मैंने कहा इसलिए धन्यवाद बनता है। मैंने कहा असल में आपका डीए बढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, और जितनों का बढ़ा है ना, धन्यवाद केवल सरकार का नहीं है, ये सब लोग बढ़ने के बाद अब विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, गुरुओं की शरण में जाएंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। हमारा ये उत्सव है, इनसे आप उत्तेजित मत हुआ करो, हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। ये हमारे जीवन का अंतिम सत्य है ना। करिए दोस्तों, भक्ति काल का दौर है, लेकिन मेरे बस की बात तो है नहीं। और हमारा काम तो है आपको जगाना, झंझोड़ना, और वो हम करते रहेंगे। आपको डीए बढ़ने पे सरकार का धन्यवाद करना है तो आप शौक से करिए। आप एमटेक होने के बाद ग्रुप डी की नौकरी लगने पे सरकार का धन्यवाद करना चाहते हो तो शौक से करिए। आपका बाप डीएपी के लिए लाइन में खड़ा है, अगर आपको इसका रंज और टीस नहीं है और आप सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके बाप को लाइन में लगा दिया है तो करिए, करते रहिए। धन्यवाद। वैसे देखो, ये जिम्मेवार इस दुर्दशा के लिए कांग्रेस है कि कोई पीएचडी जो है वो करने के बाद में जेबीटी टीचर के लिए अप्लाई करता है, एमए एमएड जेबीटी के लिए करता है, उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेवार है। लेकिन एक बार इस सरकार भी इन पर चर्चा कर लेना इन बिंदुओं पे कि क्या जरूरत है कि एक पीएचडी को जेबीटी टीचर भर्ती होना पड़ रहा है। आप टाइम ले लो जितना लेना है। आप ये कहते हो कि अगले 25 वर्षों में चुनाव नहीं होंगे, हम सारी व्यवस्थाएं सुधार देंगे, लोग तैयार हैं। क्या मिलता है चुनाव से? मुझे चुनाव की बात तो ये है सर, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव जीतती नहीं कभी भी कहीं भी, ये जीतने देते हैं उसको एक आधी स्टेट में कि थोड़ा सा माहौल सा लगता रहे कि डेमोक्रेसी। कोई नहीं, अभी ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। कांग्रेस के बस का कुछ नहीं है, कांग्रेस के भरोसे नहीं आ रह सकते ये कभी भी। वो तो ये 4 चीजें सीखते हैं, इतने में बीजेपी और 8 चीजें सीख के ये हारें जीतें कुछ करें या ये आने वाले 100 वर्षों तक शासन करें इस देश में, सवाल जनता के सामने ये कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर दें। और किसी अति शिक्षित व्यक्ति को अगर बहुत ही निम्न पोस्ट के लिए आवेदन करना पड़ता है तो ये चिंता इन लोगों को होनी चाहिए। चूँकि अगर ये कहते थे ना प्रधानमंत्री कि उन्हें 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो, अब महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए, डबल से ट्रिपल होने वाले हैं। तो अब लोग कब सोचेंगे इस बिंदु पे कि टाइम दिया भी है। सोचने की जरूरत नहीं है सर, लोगों को उतना ही दो जिनसे वो भूख से व्याकुल ना हो, तो आप और उनके हाथ में है ना ये डाटा थमा दो। आप अपने मित्रों से आग्रह कहते रहो कि हम झिझोड़ते रहेंगे, और उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें झिझोड़ते रहेंगे, तो मैं कहता हूँ आप झिझोड़ते रहिए, फाड़ते रहिए, है ना। दोस्तों, संडे को आप लोगों के सवाल लेंगे और कुछ चुनिंदा सवाल लेने की इच्छा है जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो किसी के मन में राजनीति से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इन 2-3 दिनों में जितने भी कमेंट्स आएंगे इनमें से कुछ कमेंट को हम लेंगे अपने सवाल जवाब के सिलसिले में। और त्यागी जी और मेरे प्रवचन यूँ ही चलते रहेंगे। और सवाल न सार्थक पूछिए। हुड्डा की चमचागिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के दुश्मन, ये बहुत हो चुके, कोई नई बात कर लेना, कोई नई बात पूछिए, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो साथी पहली बार वीडियो में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने साथी हैं वो दोस्ती को बनाए रखें, और कुछ साथी जो हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, बहुत कई बार फ़ोन भी आते हैं, तो उनके लिए एक प्रोसेस है कि आप ज्वाइन बटन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी विचार विमर्श और संवाद की श्रृंखला बरकरार रहनी चाहिए। अभी जो नशे हैं, ये जो नशे उतरेंगे तब पानी बहुत बह चुका होगा नदी से। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।